इनके पिता के टाइम पे मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, और इनके टाइम पे बिंदुसार के टाइम पे डायमेकस आया, किसका राजदूत? सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत। तो धनानंद का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें हम लोगों ने वैदिक पीरियड के बारे में देखा, बहुत सारे धर्मों के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें जैन, बौद्ध और इसी तरह से इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इन सभी चीजों के बारे में देखा था। हिंदू धर्म के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये धर्म से रिलेटेड भी हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। हमने मगध महाजनपद के बारे में पढ़ा, जिसमें मगध का उत्कर्ष देखे थे, चाहे वो बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश हो, चाहे नंद वंश हो, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। और अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। और आपको पता है कि नंद वंश का अंत करके ही मौर्य वंश का उदय हुआ था, तो उस चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि मौर्य वंश की शुरुआत जो है किसने की थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने की थी। और यही है जो रेड घेरा में देख रहे हैं, यही है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले आपको मैप पे ले चलता हूं। मैं आपको बताता हूं मगध के बारे में। देखिए ये है मगध महाजनपद, ये छोटा सा जो क्षेत्र देख रहे हैं ये मगध महाजनपद है, ठीक है। और शुरू में जब बृहद्रथ वंश का शासन हुआ करता था तो इतने से क्षेत्र पर बृहद्रथ वंश का शासन हुआ करता था। फिर अगला वंश जो आया हर्यक वंश, जो बृहद्रथ से ज्यादा मजबूत था, उन्होंने क्या किया, कुछ क्षेत्रों को जीत करके अपने अंडर में मिला लिया और इतने से बड़े क्षेत्र पर जो है हुकूमत करने लगा, थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र पर अपना राजपाट करने लगा। सोच के देखिए लगभग अभी का आधा बिहार के बराबर जो है क्षेत्र पर इनका राज रहा। अब धीरे धीरे फिर आया शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश ने अवंती को जीत करके अपने अंडर में मिला लिया और इतने से बड़े क्षेत्र पर इन्होंने राज करना स्टार्ट किया। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं काला कलर में, ये शिशुनाग वंश के टाइम का क्षेत्र है। शिशुनाग वंश इतने बड़े क्षेत्र पर हुकूमत किया करते थे। इसके बाद आता है अगला जो वंश है वो नंद वंश आता है, और नंद वंश ने क्या किया, इस चीज को पूरा यहाँ से लेकर के पंजाब और इधर जो है यहाँ तक बढ़ा दिया, पूरा इस क्षेत्र पर हुकूमत किया। तो यानी कि इस क्षेत्र पर जो है किसने हुकूमत किया, नंद वंश ने हुकूमत किया। और आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, जब नंद वंश को जो मौर्यों ने हराया तो और बड़े क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया, मौर्य वंश के शासकों ने और बड़े से क्षेत्र पर राज करना स्टार्ट किया। तो चलिए देखिए मैप के जरिए दिखाता हूं कि ये जो भारत का एरिया आप देख रहे हैं ना, इस पे राज किया। देखिए उत्तर भारत, पूरा उत्तर भारत को अपने कंट्रोल में रखा था किसने, मौर्यों ने, ठीक है। बंगाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, उत्तर भारत पूरा ले लीजिए, कर्नाटक तक, ये किसके अंदर में आता था, मौर्य के अंदर। और साथ में ये जो पाकिस्तान वाला एरिया दिख रहा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया दिख रहा है, इस पे भी मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। और इसके ऊपर जो अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। तो कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तरी भारत और बांग्लादेश, इतने से बड़े क्षेत्र पर मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। और चलिए आते हैं कि मौर्य वंश का शासन काल कब से कब तक रहा। तो सबसे पहले देखेंगे 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक जो है इनका शासन काल रहा। वैसे तो हम लोगों को इसमें बहुत सारे राजाओं के बारे में नाम जिक्र मिलता है, लेकिन हम लोगों को मेनली 3 राजा के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, कौन है, बिंदुसार, और तीसरा है अशोक। और यही तीनों इस वंश के महान राजा हुआ करते थे। और आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत ही ज्यादा महान, बहुत ही ज्यादा विख्यात राजा थे। बिंदुसार भी बहुत ज्यादा ताकतवर हुए, और अशोक का तो नाम ही है सम्राट अशोक द ग्रेट, ठीक है, यानी कि अशोक महान। तो कहने का मतलब है कि अशोक भी बहुत ज्यादा प्रचलित, बहुत ज्यादा चर्चित राजा हुआ करते थे। चलिए अब आते हैं इन्हीं खानदान के बारे में, मौर्य वंश के बारे में देखेंगे कि कहा जाता है कि भारत का पहला पैन इंडिया साम्राज्य था, यानी पूरे भारत में चलने वाला एकमात्र साम्राज्य था। इससे पहले जो भी राजा थे वो अपने अपने क्षेत्र पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन मौर्यों ने क्या किया, सबको मिला करके एक देश बनाया, अपने देशों को अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया, 5 तरह के राज्य बनाए। जैसे अभी भारत है ना 28 राज्य है, उसी तरह से मौर्य वंश के टाइम पे 5 राज्य हुआ करते थे। तो वो चीजें भी हम लोग आगे देखेंगे। इसका भौगोलिक विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक चले जाइए और बंगाल चले जाइए पूरब में, तो यहाँ तक जो है इनका फैला हुआ था। कहा जाता है कि इनके टाइम पे जो प्रशासनिक दक्षता थी, यानी कि सेना का जो पावर था, बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेना था इनके पास। आर्थिक समृद्धि, धन दौलत की अपार संपत्ति थी, धन की कमी नहीं थी, इतना ज्यादा संपत्ति था। सेना को चलाने के लिए इनके पास अथाह भंडार पड़ा हुआ था, ठीक है। सांस्कृतिक एकता भी देखने के लिए मिलता था कि यहाँ पर जो है कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम
नाम पर मारपीट काट कूट ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सभी जो है एक समान रूप से सभी अपने अपने धर्म का पालन किया करते थे। अब आते हैं सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य वंश की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। और ये शुरुआत कब की थी? तो ऐसे देखिए, आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में लगभग माना जाता है। अब ऐसा मानिए कि उस टाइम पे 326 ईस्वी के आसपास पूरे भारत पर, जो भारत का क्षेत्र है उसके बड़े क्षेत्र पर नंद वंश का शासन हुआ करता था। और नंद वंश के राजा थे धनानंद। तो धनानंद का ही एक मंत्री था, प्रधानमंत्री था। कौन? ये बंदा, ये चाणक्य पंडित। इसी का नाम है चाणक्य पंडित या कौटिल्य पंडित या विष्णुगुप्त। तो धनानंद का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। तो कौटिल्य ने धनानंद को आगाह किया कि देखिए ऐसा है कि अलेक्जेंडर जो है वो भारत की तरफ बढ़ रहा है, आप उसको रोकिए, रोकने का काम कीजिए, इस तरह से हाथ पे हाथ धरे मत रखिए। तो धनानंद ने क्या किया, इन पंडित जी का जो है बहुत ही ज्यादा मजा लिया कि हमारे पास तो इतना पावरफुल आर्मी है, हमारे पास तो इतनी पावरफुल सेना है, हमें कोई अलेक्जेंडर कैसे हरा सकता है। और इनका जो है घोर अपमान करके इनको जो है दरबार से निकाल दिया गया। तो चाणक्य ने क्या किया, धनानंद से बदला लेने के लिए बोला कि मैं तुम्हारी सत्ता को उखाड़ के फेंकूंगा। और रास्ते में जब जा रहे थे तो एक गरीब बस्ती में, एक शूद्र की बस्ती में इन्होंने देखा कि कोई 17-18 साल का एक बालक है और वो बालक जो है राजा, चोर, सिपाही ये सब खेल रहा था। और जिसमें जो है वो बच्चा क्या बना हुआ था, राजा बना हुआ था। तो इनको उनका खेल देख करके, उनका इंटेंशन देख करके इन पंडित जी को क्या आया, बोला कि इसको मैं तैयार करूंगा तो ये एक दिन सही में राजा बन सकता है। और वो बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चल करके इसी पंडित जी ने, यानी कि कौटिल्य पंडित ने, चाणक्य पंडित ने क्या किया, उस बच्चे को यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग दिया, अच्छा प्रशिक्षण दिया, घुड़सवारी सिखाया, तलवारबाजी सिखाया और बहुत सारे ज्ञान दिया, ठीक है, नॉलेज दिया, कूटनीतिक सिखाई। तो इन सभी चीजों को सिखाने के बाद सेना तैयार कराया और फिर जाकर के धनानंद की सेना से टकराया और धनानंद की सेना को हरा करके सत्ता में आया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ही धनानंद हारा, कब? 322 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या आया? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक बन गए और इन्होंने मौर्य वंश की शुरुआत की। अब आते हैं कि इनका शासन काल लगभग 24 वर्षों का रहा और ये 322 से लेकर के 298 ईस्वी यानी कि अपने डेथ तक जो है ये राजा बने रहे। अब आते हैं कि भारतीय इतिहास का सबसे महान और दूरदर्शी शासक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। यही है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये बहुत ही ज्यादा दूरंदेश थे, आगे क्या डिसीजन लेना है और इसका आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या इफेक्ट होगा, ये सभी चीजें उसे अच्छी तरीके से दिखाई देता था। और ये इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने क्या किया, चाणक्य के मार्गदर्शन से नंद वंश को क्या किया, पराजित करके भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी। यानी अखिल भारतीय बोलते हैं पूरे भारत का एक ही साम्राज्य, यानी कि एक देश बनाने का काम किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 322 ईसा पूर्व में मात्र 22-23 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठता है। किसको हराकर? नंद वंश के जो अंतिम राजा धनानंद थे उनको हराकर। जबकि धनानंद जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, धनानंद के पास बहुत ही खतरनाक आर्मी था। उनकी आर्मी देख करके सिकंदर महान भी जो है वो घूम के चला गया था, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। सोच के देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पावर। अब देख लेते हैं कि बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया इनके वंश के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र जाति के थे। इसलिए कहा गया है कि ऐसा बहुत सारे किताबों में जिक्र है कि पंडित जी यानी कौटिल्य पंडित जा रहे थे गुस्से में, तो उन्हें एक बस्ती में राजा चोर सिपाही खेलते हुए एक बच्चा दिख गया और वही बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। इस वजह से कहा जाता है कि वो बस्ती शूद्र की बस्ती थी और चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है एक शूद्र हुआ करते थे। तो कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि जैन ग्रंथ में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये क्षत्रिय बैकग्राउंड से आते थे, क्षत्रिय जाति के थे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। धर्म के बारे में देख लेते हैं कि शुरुआत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मणिक परंपरा को पालन करते थे, ब्राह्मणिक धर्म का पालन करते थे, ब्राह्मण ग्रंथ का पालन करते थे। और आगे चल करके जो है उन्हें जो है बहुत सारी चीजों ने अट्रैक्ट किया और इन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया। जैन धर्म को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसी के साथ जिए और उसी के साथ मरे भी। बात समझ में? ये चीजें आप आगे देखने के लिए आपको मिलेगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में देख लेते हैं कि लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु कौन, चाणक्य या जिसको कौटिल्य पंडित बोलते हैं, उसी के मार्गदर्शन से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद, उसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद को क्यों हराया? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कौटिल्य पंडित का बेइज्जती किया था।
और साथ में जनता में जो है वो पसंद करने वाले राजा नहीं थे, यानी जनता जो है उसको एक अत्याचारी शासक मानता था। इस वजह से जो है धनानंद को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी उसको जो है अपने कंट्रोल में लिया और मौर्य वंश की शुरुआत की। देखिए आपको हमने बताया था ना कि नंद वंश के टाइम पर जो है सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या किया था, आक्रमण करने आया था भारत। तो पश्चिम वाला क्षेत्र जो है देखिए यहाँ पर दिखाते हैं, ये क्षेत्र तो पूरा जीत लिया था ना सिकंदर ने। ये जो अभी देख रहे हैं ये क्षेत्र तो पूरा सिकंदर जीत लिया था। तो इस पे जो है कह सकते हैं कि सिकंदर ने अपने अपने आदमी को यहाँ पर बैठा के चला गया था इधर। तो नंद वंश की सेना को देख करके इस वाले क्षेत्र पर जो है उन्होंने हमला नहीं किया, इस क्षेत्र पर हमला नहीं किया था। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इस क्षेत्र पर तो उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। इस क्षेत्र में जो है जीत हासिल करने के बाद अपना आदमी बैठा कर तो चले गए थे। तो इस क्षेत्र में पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र में बहुत सारे यूनानी लोग आकर के जो है बस गए। बहुत सारे क्या हुए थे, यूनानी लोग जो है इस क्षेत्र में आकर के बस गए थे। इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया, उनके साथ अब क्या करेगा चंद्रगुप्त मौर्य, स्वाभाविक बात है उनके साथ तो निपटना पड़ेगा चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सिकंदर महान के आक्रमण के बाद जो यूनानी लोग या सेना आकर के पश्चिमोत्तर भारत में बस गए थे, रह गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी अधिकारियों को खदेड़ा, इस क्षेत्र को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखिए आपको हमने अभी बताया कि नंद वंश के टाइम पर इतना सा ही हिस्सा भारत का था, यानी कि पूरा जो अभी का भारत है यही हिस्सा भारत के अंदर में था। यानी कि पाकिस्तान पर जो है सिकंदर महान ने क्या किया था, सिकंदर महान ने इस पर कब्जा कर लिया था। इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद अपने आदमी को बैठा करके चले गए थे, यानी कि विदेशी का कब्जा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, यहाँ इस जगह पर जो है आक्रमण करके विदेशों से जो है मुक्त कराया और अपना हुकूमत यहाँ पर स्थापित किया। इस वजह से इसका साम्राज्य बड़ा हो गया। बात समझे, ये चीजें आप समझ में आ गया होगा। उसने सिकंदर के जो सेनापति थे, कौन, आपको मैंने दो सेनापति बताया था सिकंदर का, पहला सेल्यूकस निकेटर और दूसरा निर्याकस। तो सेल्यूकस निकेटर को क्या किया, हराया और एक संधि की, उसके साथ एक संधि स्थापित की। सेल्यूकस निकेटर को बहुत बुरी तरह से इन्होंने हराया और उसके साथ संधि की, और संधि में यह कहा गया कि मौर्य साम्राज्य को अफगानिस्तान तक विस्तार करने का अधिकार मिला। यानी कि मौर्य साम्राज्य का अधिकार अब कहां तक हो गया, वो अफगानिस्तान तक हो गया। बात समझे, उस संधि के तहत मौर्य वंश जो है अफगानिस्तान तक हो गए, फैल गए। यही जो मैप दिखा रहे हैं देखिए, अफगानिस्तान तक जो है मौर्य वंश का हुकूमत हो गया। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र पर। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम सम्राट था, यानी कि पूरे भारत पर हुकूमत करने वाला पहला सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित की। यानी कि सेंटर में एक राजा रहेगा, जैसे अभी प्रधानमंत्री होता है ना, पूरे देश का मालिक प्रधानमंत्री, और जितने भी राज्य है उसके अंडर में आते हैं। बात समझे, राज्य में भले मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंडर में आते हैं। पूरे भारत का अगर एक हेड बोला जाए तो वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। उसी तरह से जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये पूरे इस भारत को डिफाइन करते थे और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे। तो इस तरह से अखंड भारत के जो पहले सम्राट थे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही ज्यादा कुशल मतलब के काबिल थे, ठीक है, संगठित और कठोर व्यक्ति थे, जिनका विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र, चाणक्य कौन, वही चाणक्य पंडित या विष्णुगुप्त, उन्होंने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। एक राजनीति के ऊपर एक किताब लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति का पुस्तक है, राजनीतिक पॉलिटी का बुक है। तो पॉलिटी का बुक जो लिखा था चाणक्य ने, उन पंडित जी ने, तो उसी में इस चीज का जिक्र मिलता है। ये चीजें जो आपको हमने पढ़ाया उसी किताब में लिखा हुआ है। बात समझे। राजनीतिक गुरु के बारे में देख लेते हैं। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य बोलिए या इसी को कौटिल्य पंडित बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को रणनीति, राजनीति, कूटनीति सिखाई, जिससे क्या किया, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अत्याचारी शासक धनानंद को हराया। चलिए सैन्य और कूटनीतिक उपलब्धियों के बारे में देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन से न केवल भारत में नंद वंश का अंत किया बल्कि यूनानी प्रभाव को भी निर्णायक रूप से समाप्त किया। आपको बताया ना, पहले क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, नंदों को हराया, धनानंद को हराया। उसके बाद सिकंदर महान के जो सेनापति रह गए थे भारत में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, उसको खदेड़ के भगाया। बात समझ में आया। उसके साथ संधि किया। लगभग 305 ईसा पूर्व की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर महान के जो सेनापति थे, कौन, आपको हमने बताया था सेल्यूकस निकेटर, उनके बीच में इन्होंने संधि किया था। संधि की शर्त अजीब थी। संधि की क्या शर्त थी, संधि की शर्त ये थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था, तो बदले में क्या होगा, दोनों के बीच में संधि होगा। संधि में शर्त ये रखा गया कि सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिनका नाम था हेलेना बोलिए,
चाहे कॉर्नेलिया बोलिए, तो कॉर्नेलिया या हेलेना जो है इनसे शादी करनी पड़ेगी। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ताकि दोनों के बीच में दुश्मनी ना हो, दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे तो दुश्मनी नहीं होगी। तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना की शादी किससे होती है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और ऐसा माना जाता है कि ये शादी जो है पहली बार जिक्र मिलता है किसी अंतरराष्ट्रीय शादी का, यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से विवाह होने वाला पहला प्रमाणित शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने बदले में क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? 4 बड़े बड़े क्षेत्र सौंपे, यानी कि अफगानिस्तान का जो काबुल है, अफगानिस्तान का कंधार, हेरात और जो पाकिस्तान का मकरान वाला क्षेत्र है, इसको जो है किसको सौंपा? चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी सिंपल सी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य का शादी है सेल्यूकस निकेटर की बेटी से हुआ और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? अपना क्षेत्र दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो है अपने ससुर जी को गिफ्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी अपने ससुर जी को गिफ्ट किया, जो उस समय एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक उपहार था। भारत में जो है हाथी का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, युद्ध में हाथी का यूज किया जाता था। तो वही 500 हाथी जो है सेल्यूकस निकेटर को गिफ्ट दिया कि जाइए ऐश कीजिए ससुर जी। अब देख लेते हैं यूनानी संबंध और विवरण। मेगास्थनीज आपको पता है एक राइटर थे, एक ट्रेवलर थे जो भारत आए थे इसी के टाइम पे, और मेगास्थनीज जो है उसी सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में इस संधि का जिक्र करते हुए लिखा है कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को क्या किया? अपने राजदूत के रूप में पटना यानी पाटलिपुत्रा भेजा और बोला जाओ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहो और हमारा प्रतिनिधित्व करो। बात समझ में आया? सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को कहां भेजा? पाटलिपुत्रा। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत भेजा। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। और मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, वो आगे हम लोग देखेंगे। खास करके भारत के प्रशासन, संस्कृति के बारे में उन्होंने जिक्र किया। क्या जिक्र किया? तो उन्होंने भारत में जो मौर्यकालीन समाज है और जो भारत की राजधानी हुआ करती थी, मौर्यों की जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा, उसकी भव्यता यानी कि उसकी सुंदरता, उसकी जो देखने में आकर्षक है, आकर्षकता के बारे में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बयान किया। क्या है? तो इन्होंने कहा कि राजा के दरबार में जो है सोने चांदी से सजे हुए भव्य जुलूस निकाले जाते थे, यानी कि सोने चांदी से सजे हुए रथ में बैठ करके राजा क्या करते थे? जुलूस में जाते थे, जुलूस निकाले जाते थे। और अपने किताब में इन्होंने कहा कि राजा अपने षड्यंत्र से बचने के लिए, ताकि राजा को कोई मारे ना, वो क्या करते थे? उनकी सुरक्षा जो है हथियार से लेस महिलाएं उनकी सुरक्षा करती थी। राजा की सुरक्षा कौन करती थी? हथियार रखी हुई महिलाएं जो है उनके बॉडीगार्ड के रूप में सुरक्षा करती थी। और राजा का कमरा लगातार बदलते रहता था, यानी कि एक रात राजा इस कमरे में सोएंगे, दूसरे रात राजा दूसरे कमरे में सोएंगे, ताकि दुश्मन को पता न चले कि राजा आज किस कमरे में सोए हुए हैं। इससे क्या होगा? सुरक्षा और सुनिश्चित होगी। राजधानी पाटलिपुत्रा जो है, पाटलिपुत्रा को एक विशाल और सुरक्षित नगर बताया उसने और बोला इसमें 570 दुर्ग और 64 द्वार थे। बात समझे? यानी कि यहाँ पर अलग अलग बुर्ज किसको बोलते हैं? देखिए इस तरह से मीनार टाइप का इस तरह से ऊंचा कर दिया और इसमें आदमी रहता था नजर दौड़ाने के लिए, ताकि चारों तरफ नजर दौड़ाया जा सके कि कोई दुश्मन तो हमला करने नहीं आ रहा है। तो ये टोटल पटना के चारों तरफ 570, पाटलिपुत्रा के चारों तरफ टोटल 570 बुर्ज हुआ करते थे और पाटलिपुत्रा घुसने का एंट्री टोटल 64 द्वार हुआ करते थे मौर्यों के टाइम पे। और राजा का महल जो है वो लकड़ी से बना हुआ था, जो ईरानी शैली को प्रभावित था, ईरानी शैली के आधार पर बना हुआ था, लकड़ी का महल बना हुआ था राजा के टाइम पे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी का पोता अशोक के बारे में, जबकि हम लोग देखेंगे कि अशोक के टाइम पे लकड़ी से ज्यादा पत्थर का इस्तेमाल होता था। इन्होंने और जिक्र किया कि बाग बगीचे और पक्षियों का बसेरा लगा हुआ था, यानी कि चहल पहल होते रहता था। बहुत ही सुंदर जगह था पाटलिपुत्रा, भारत की राजधानी उस टाइम की। और अब देखिए हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की तरफ कब हुआ और किसके प्रभाव में हुआ और जैन धर्म कब एक्सेप्ट किया। अपने जीवन काल के अंतिम समय में भद्रबाहु नामक जैन मुनि से दीक्षा लिया। देखिए जैन धर्म के एक गुरु थे, धर्म गुरु भद्रबाहु ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का दावत दिया। इनको दावत दिया कि आप एक्सेप्ट कीजिए जैन धर्म में ये खासियत है, ये खासियत है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सोच समझकर जो है जैन धर्म को एक्सेप्ट किया और भद्रबाहु के साथ जो है
अपने राजपाट को त्याग कर क्या किया, दक्षिण भारत की यात्रा पर चला गया। आपको पता है कि जब इनके टाइम पे, इनके राजपाट के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मगध में भूखमरी आया यानी कि अकाल पड़ा, तो उस टाइम पे भद्रबाहु जो है वो कर्नाटक चले गए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे। तो उन्हीं के साथ, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी कर्नाटक चले गए और वहीं श्रवण बेलगोला में जो है तपस्या किया। कठिन तपस्या के बाद संथारा बोलिए संलेखना पद्धति से जो है भूखे रहकर यानी उपवास करके इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। यानी कि इनका डेथ कैसे हुआ था, तो इनको बताया गया कि जैन धर्म में आपको अगर मुक्ति पाना है तो आपको संलेखना विधि से जो है अपने प्राण को त्यागना पड़ेगा, भूखे रह करके अपने शरीर को त्यागना पड़ेगा, यानी कि मौत को चुनना पड़ेगा। तो इन्होंने संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति के तहत जो है भूखे रह करके, कई दिनों तक भूखे रह करके श्रवण बेलगोला में ही जो है इन्होंने जो है देह को त्याग दिया और इनको निर्वाण की प्राप्ति जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ही होती है। इसके बाद इसका बेटा राजा बनता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको हमने पढ़ाएंगे। देखिए, इनकी महान धार्मिक आस्था और त्याग को दर्शाता है। ये चीजें सोच के देखिए, किसी धर्म के लिए अपनी जान को त्याग देना, ये दर्शाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को कितना बखूबी पालन करते थे। देख लेते हैं, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा बिंदुसार जो है वो अगला राजा बनता है और बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व लगभग 25 वर्षों तक इनका भी शासन काल रहा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये पुत्र हुआ करते थे और अगले महान शासक अशोक के पिता थे। देखिए, ऐसा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो बिंदुसार है एक महान राजा के पुत्र और एक महान राजा के पिता थे। बात समझे, ये चीजें ध्यान रखिएगा। गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार बैठता है। चंद्रगुप्त की मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है पिता की, राजधानी को इसने पाटलिपुत्रा में ही रहने दिया। इनकी उपाधियां के बारे में देख लेते हैं। बिंदुसार को जो है बहुत सारी उपाधियां या इनके बहुत सारे अन्य नाम थे। क्या क्या? अमित्रघात। अमित्रघात जो है ये यूनान के जो ग्रंथ है, यूनानी ग्रंथ, उसमें इसका नाम अमित्रघात रखा गया है। उसमें इसका नाम अमित्रघात का जिक्र है और अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का संहारक, यानी कि शत्रुओं को नाश करने वाला, दुश्मनों को नाश करने वाला, दुश्मनों को भयानक सजा देने वाला। ठीक है, इसलिए बोला जाता है इसको अमित्रघात। यानी बिंदुसार बहुत ही पावरफुल राजा थे, दुश्मनों को ये बख्शते नहीं थे, इस वजह से इसका नाम रखा गया था अमित्रघात। फिर दूसरा, जैन ग्रंथों में इसका नाम सिंहसेन रखा गया। क्या? सिंहसेन रखा गया है। और वायु पुराण में जो है इनका नाम का जिक्र, देखिए वायु पुराण जो धर्म ग्रंथ इसको माना जाता है, ये राजा का ग्रंथ है। ठीक है, राजा के बारे में ज्यादातर इसमें जिक्र मिलता है। तो वायु पुराण जो है इसमें इसका नाम जिक्र क्या मिलता है? वारिसार। क्या नाम जिक्र मिलता है? वारिसार या भद्रसार। तो याद रखिएगा, बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? भद्रसार या वारिसार। इसमें वायु पुराण में बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य की सीमाओं को न केवल बनाए रखा बल्कि उसे और अधिक विस्तारित किया। यानी कि बिंदुसार ने क्या किया? अपने पिता से जो विरासत में जगह मिला था उसको और जगह तक फैलाया। बात समझे, उसको और दूर तक फैलाने का काम किसने किया? बिंदुसार ने किया। इनके शासन काल में राज्य प्रशासन अत्यंत अस्थिर और संगठित रहा, यानी कि इसके टाइम पे भी विद्रोह नहीं हुआ। बहुत अच्छे तरीके से जो है इनका भी साम्राज्य चला, इनका भी हुकूमत अच्छे तरीके से चला, जनता इसके टाइम पे भी खुश थे। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला का और उज्जैन का गवर्नर बनाया था, राज्यपाल बनाया था। तो बिंदुसार के ही पुत्र थे कौन? अशोक। और अशोक को तक्षशिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है और उज्जैन जो कि महाराष्ट्र वगैरह का इलाका जो है वहां का क्या बनाया था? गवर्नर बना के रखा हुआ था अपने अंडर में। जैसे अभी समझिए इस तरह से भारत का हेड कौन? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? हर एक राज्य में एक एक गवर्नर भेजता है। ठीक है, उसी तरह से उस टाइम पूरे देश का हेड कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार अपने बेटों को क्या किया था? अलग अलग राज्यों का जो है राज्यपाल बना के भेजा हुआ था। बात समझे, तो अशोक को तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल बना करके भेजा हुआ था। विदेशी नीति के बारे में देख लेते हैं। बिंदुसार के विदेश नीति के बारे में, बिंदुसार ने यूनानी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा जो इसके पिता ने स्थापित किया था। देखिए, आपको हमने बताया था ना, इसके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका शादी हुआ था यूनान के साथ, यानी यूनान के बेटी से उनका शादी हुआ था। यूनान के राजा कौन? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी हुआ था। तो इस तरह से बिंदुसार का नाना जी हो गए कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो स्वाभाविक बात है, रिश्तेदार हुए तो इन्होंने क्या किया? यूनानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता बना के रखा हुआ था। स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो एक लेखक है, स्ट्रेबो ने लिखा, स्ट्रेबो के अनुसार कहा कि सीरिया के जो राजा थे ना, अभी सीरिया जो
देश देख रहे हैं तो सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस प्रथम, कौन? एंटियोकस प्रथम ने जो है डायमेकस नामक एक राजदूत भारत भेजा था। एंटियोकस प्रथम जो थे वो सीरिया के राजा थे, तो सीरिया के जो राजा एंटियोकस प्रथम थे उन्होंने एक राजदूत भारत भेजा था इसके टाइम पे, जिनका नाम था डायमेकस। ठीक है, डायमेकस नामक राजदूत को क्या किया था? बिंदुसार के दरबार में पाटलिपुत्रा भेजा था। इनके पिता के टाइम पे मेगास्थनीज आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, और इनके टाइम पे बिंदुसार के टाइम पे डायमेकस आया, किसका राजदूत? सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत। ठीक है, यूनानी लेखक एथेनियस ने लिखा, यूनान के एक लेखक थे एथेनियस, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बिंदुसार ने एक पत्र लिखकर एंटियोकस प्रथम से 3 चीजों का मुतालबा किया था, 3 चीजें मंगाई थी। ठीक है, बिंदुसार ने क्या किया? एक लेटर लिखा, किसको? एंटियोकस प्रथम को, और बोला कि आप मुझे 3 चीजें जो है प्रोवाइड करने का कोशिश करें दोस्ती के नाते। क्या क्या था 3 चीजें? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पहला चीज था मीठी मदिरा, यानी कि शराब, मीठा जूस, शराब बोलिए, ये शराब जो है इन्होंने मंगाने का काम किया कि पत्र लिखकर बोला कि एंटियोकस प्रथम जी, सीरिया के राजा जी, मुझे जो है मीठे शराब भिजवाया जाए। ठीक है, उन्होंने बोला कबूल है, एक्सेप्टेड। और यूनानियों ने क्या किया? इनको मीठा मदिरा यानी कि वाइन जो है इनको दे दिया। और आपको पता है कि यूनान में शराब जो है ये आम था, शराब पीना आम बात थी, इसलिए उन्होंने बिना हिचकिचाहट के शराब भेज दिया भारत। ठीक है, दूसरा देखिएगा, सूखा अंजीर मंगाया कि वहां पर बहुत ज्यादा अंजीर हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया? बोला कि मुझे जो है ताकत बनाने के लिए सूखा अंजीर भेजा जाए, बोला एक्सेप्टेड। और उन्होंने क्या किया? सूखा अंजीर भी भारत भेज दिया। तीसरा चीज इन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे फिलोसफर यानी कि बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इनका कहना था कि मुझे बहुत सारे विद्वान दिया जाए, पढ़ा लिखा दार्शनिक विद्वान फिलोसफर दिया जाए, ताकि मैं अपने साम्राज्य का जो है उनके जरिए विकास कर सकूं, उनके बुद्धि का यूज कर सकूं। इस चीजों को जो है एंटियोकस प्रथम ने रिजेक्ट कर दिया। बोला देखिए यूनानी कानून कहता है कि किसी भी दार्शनिक को बेच नहीं सकते, हम किसी भी दार्शनिक को आपके लिए बेचेंगे नहीं, किसी भी फिलोसफर को, पढ़े लिखे लोगों को हम क्या करेंगे? बेचेंगे नहीं। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। एंटियोकस प्रथम ने 2 चीजों तो भेजी, लेकिन तीसरा चीज जो है कानूनी कारण से अस्वीकार कर दिया। सैन्य और प्रशासनिक घटनाओं के बारे में देख लेते हैं कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, वहां पर लोगों ने क्या किया? राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि मुझे ये राजा पसंद नहीं है। लोगों ने उकसाया और उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह को दबाने के लिए क्या करेगा? विद्रोह को दबाने के लिए अपने बेटे को भेजेगा कि जाओ बेटा विद्रोह को दबा लो और अपने बाप के शासन को बचा लो। तो बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला में 2 बार जनता ने जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाया। जैसे अभी बांग्लादेश में आपने देखा ना कि सरकार शेख हसीना के सरकार के खिलाफ जनता ने विद्रोह करके शेख हसीना को जो है वहां से खदेड़ दिया। नेपाल में आपने देखा केपी शर्मा ओली के खिलाफ जो है लोगों ने उनको खदेड़ दिया, इस्तीफा देना पड़ा। ये चीजों को विद्रोह बोलते हैं। तो तक्षशिला में राजा के खिलाफ विद्रोह उठा और कितने बार? 2 बार। तो ये जो है संभवतः कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार के जो अधिकारी थे उनका जो बुरा व्यवहार था उनके कारण विद्रोह हुआ था। यानी कि राजा के अंदर में जो बहुत बुरे बुरे अधिकारी थे जो सही से काम नहीं करते थे, घूसखोरी को बढ़ावा देते थे, उन्हीं के कारण जनता ने परेशान होकर के राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के दमन का पहला प्रयास यानी कि पहली बार जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े बेटे जिसका नाम था सुसीम, तो सुसीम को भेजा। और सुसीम जो है उस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं हुआ, मतलब विद्रोह को हल्का सा शांत किया लेकिन कंप्लीट रूप से उसको दबा नहीं सका। जनता ने फिर से क्या क्या विद्रोह किया। तो दूसरी बार जो है बिंदुसार ने अपने दूसरे बेटे को भेजा, किसको? अशोक को भेजा। कि जब विद्रोह के टाइम पर तो ये उज्जैन का राज्यपाल थे, जैसे ही तक्षशिला में विद्रोह हुआ उस टाइम ये उज्जैन के राज्यपाल थे और उज्जैन से इसको भेजा गया कि जाओ तुमको तक्षशिला का भी गवर्नर बनाते हैं, तक्षशिला का राज्यपाल बनाते हैं, दोनों राज्य संभालो और जाकर के विद्रोह को दबाओ। अशोक ने क्या किया? विद्रोह को बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से दबाने का काम किया और वहां पर शांति बहाल किया, जनता को संतुष्ट किया कि आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं होगा। जो भी अधिकारी घूसखोर थे उनको उन्होंने हटाने का काम किया। चलिए अब देखते हैं, बिंदुसार के बारे में ही पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में देख लेते हैं कि मंत्री परिषद। बिंदुसार का राज्य प्रशासन 500 सदस्यों की मंत्री परिषद की सहायता से चलता था। यानी कि इनका जो पूरा राज्य पार्ट था, जैसे आप देख रहे हैं ना भारत में अभी लगभग 543 MP हुआ करते हैं, सांसद हुआ करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अपने अपने क्षेत्रों के बारे में बात रखते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस टाइप का विकास चाहिए और बाद में सब मिल करके सहमति से जो है एक कानून पास करते हैं। उसी टाइम पर जो है इनका भी मंत्री परिषद 500 लोगों से बना हुआ था और अपने अपने क्षेत्र से जो है सभी क्या करते थे? अपने
अपनी बात रखते थे। तो ऐसा ही समझिए उस टाइम का भारत हुआ करता था। यह मंत्रिपरिषद राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में राजा को क्या करती थी, सलाह देती थी। जैसे अभी अलग अलग सांसद क्या करते हैं, सलाह ही तो देते हैं ना प्रधानमंत्री को कि हमारे क्षेत्र में चापाकल नहीं है, रोड नहीं है, वहां बनवाया जाए। तो लगता है कि हाँ सही में नहीं है, तो क्या करते हैं, सब मिलजुल कर प्रधानमंत्री एक डिसीजन लेते हैं कि ठीक है फला जगह के लिए इतना पैसा अलाउट होता है। ठीक है, इस मंत्रिपरिषद का प्रधान को क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री कहा जाता था। जो इसका जो हेड है वो कौन कहलाता था, प्रधानमंत्री। जैसे देखिए अभी भी सभी मंत्री का हेड कौन है, प्रधानमंत्री। लेकिन पूरे भारत का अगर राजा पूछा जाए तो कौन है, पूरे भारत का राजा होता है राष्ट्रपति। हाँ भले कि लोकतंत्र में भारत के राष्ट्रपति का पावर ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरे भारत का अगर राजा पूछा जाए तो वो कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, प्रधानमंत्री। बात समझे। तो उस टाइम पे भी मौर्यों के टाइम पे जो पूरे भारत का राजा हुआ करता था वो सम्राट हुआ करते थे, लेकिन उनके पास पावर ज्यादा था, राष्ट्रपति से ज्यादा पावर था। और मंत्रिपरिषद का जो हेड हुआ करता था उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। और सबसे पहले मौर्य के टाइम पे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। क्योंकि चाणक्य ने ही तो इनके पिता यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही चाणक्य जो है प्रधानमंत्री बना था। और उसके मरने के बाद उसका बेटा जब शासन में आया बिंदुसार, उसके टाइम पे भी कुछ टाइम तक जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद जो है क्या हुआ चाणक्य का पता नहीं। इसके बाद चाणक्य के बाद अगला प्रधानमंत्री बनता है खल्लाटक। धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों को देख लेते हैं, यही लास्ट है। तो बिंदुसार के शासन काल में जो है अधिक सहिष्णुता और उदारता थी। यानी कि राजा का मानना था कि तुम जिस धर्म का पालन करो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी धर्म के ये खिलाफ नहीं बोलते थे और ना ही किसी खास धर्म को ये प्रमोट करते थे। बात समझ में आया। तो कहा जाता था कि लोग जो है इस राजा से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड थे। इन्होंने हर धर्म के विद्वान तपस्वी को रहने के लिए जगह दिया था अपने राज्य में। तो कहने का मतलब है हर एक धर्म को जो है इन्होंने फैलाने का काम किया। उन्होंने ना ही जैन धर्म का विरोध किया और ना ही बौद्ध धर्म का, बल्कि इनके बजाय इन्होंने क्या किया, दोनों धर्मों को सम्मान दिया। और भी जो धर्म थे उन्होंने को क्या किया, उनको भी सम्मान देने का काम किया। और बिंदुसार जो है ये क्या थे, किस धर्म का पालन करते थे, तो बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का पालन करते थे। किसका पालन करते थे, आजीवक संप्रदाय का पालन किया करते थे। आजीवक संप्रदाय को राजघराने से संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद इन्होंने अन्य संप्रदाय पर अपने व्यक्तिगत विश्वासों को नहीं थोपा। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने राजपाट का राजधर्म बना लिया था आजीवक को। जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का राजधर्म क्या है, पाकिस्तान का राजधर्म क्या है, इस्लाम धर्म है। सऊदी अरब का राजधर्म क्या है, इस्लाम धर्म है। उसी तरह से नेपाल का राजधर्म कुछ समय पहले क्या था, हिंदू धर्म था। और हमारा भारत तो लोकतंत्र है, बहुत अच्छा ही है। तो कहने का मतलब है बिंदुसार के टाइम पे जो इनका राजधर्म था वो आजीवक धर्म था। इसके बावजूद इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर कोई सख्ती नहीं किया कि तुम लोगों को जो है आजीवक संप्रदाय को ही मानना है। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को बनाए रखा और अपने पुत्र अशोक को उत्तराधिकार के लिए तैयार किया। बताए थे ना, अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह को बहुत अच्छे तरीके से दबाया। यही चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया, अशोक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब आते हैं कि टॉप 20 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं, उस चीजों के बारे में देखेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, तो आपको पता है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, तीनों एक ही आदमी है। चौथा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, आपको हमने बताया था कि नंद वंश के राजा कौन, धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की। पांचवा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष हराया था, तो सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था और हरा करके उसकी बेटी से शादी किया और 500 हाथी दिया गिफ्ट, जाओ ससुर जी ऐश करो। बदले में ससुर जी ने दहेज के रूप में 4 क्षेत्र, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये 4 क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान का पूरा एरिया, पूरा अफगानिस्तान का एरिया जो है दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। छठा क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन से क्षेत्र मिले, पूछ रहा है कि दहेज में कौन कौन से क्षेत्र मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो कौन कौन सा क्षेत्र मिला था, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। हेरात और मकरान ये जो है पाकिस्तान का क्षेत्र, काबुल और कंधार अफगानिस्तान का क्षेत्र। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिएगा, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शादी जिनसे हुआ था उनका नाम क्या था, उनका नाम था हेलेना या कॉर्नेलिया, याद रखिएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत थे वे थे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी। नवा क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या था, अभी हमने बताया इंडिका। ठीक है, इंडिका
में ही पाटलिपुत्र की बड़ाई लिखा हुआ था, इनकी खासियत लिखा हुआ था, पाटलिपुत्रा वही सब बड़ाई पूरा लिखा हुआ था। 10वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्रा में कितने बुर्ज और कितने द्वार थे? यानी कि सेना रक्षा करने के लिए, शहर की रक्षा करने के लिए ऊंचा ऊंचा मीनार कितना बना हुआ था? आपको बताए थे मीनार बना हुआ था टोटल 570 और 64 दरवाजे हुआ करते थे। 11वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में कौन सा धर्म अपनाया था? तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाने का काम किया। ठीक है, जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंत कहां पर पाया था? अंत इन्होंने अपने जीवन जो है, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक में हुई थी और भूखे रहने की वजह से, जैन धर्म की परंपरा यानी संलेखना विधि के तहत भूखे रहने की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठा बिंदुसार। कौन? इनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की उपाधि अमित्रघात का क्या अर्थ है? तो अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का संहारक, यानी दुश्मनों को न बख्शने वाला, दुश्मनों का काल। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, यूनानी राजा एंटियोकस, यूनानी राजा जो एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस प्रथम, उसने किसको राजा के दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? तो इन्होंने डायमेकस को भेजा था। किसको? डायमेकस को। और साथ में बिंदुसार ने इसी एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी। क्या क्या? शराब, सूखा अंजीर और दार्शनिक फिलोसफर यानी पढ़े लिखे विद्वान। ठीक है, जिसमें से 2 चीजें इनको मिला था। 16वां क्वेश्चन, बिंदुसार ने यूनानी राजा एंटियोकस से किन वस्तुओं की मांग की थी? आपको हमने बताया था ना, मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। 17वां क्वेश्चन, बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार के शासन काल में किस नगर में 2 बार विद्रोह हुआ था? आपको हमने बताया था पाकिस्तान का जो तक्षशिला वाला क्षेत्र है, वहां पर 2 बार विद्रोह हुआ था। पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे सुसीम को भेजा था, जिन्होंने कंप्लीट रूप से दबा नहीं पाया। उसके बाद दूसरी बार जब विद्रोह हुआ था तो उन्होंने अशोक को गवर्नर बना के, तक्षशिला का गवर्नर बना के भेजा और अशोक ने पूरी तरह से वहां पर शांति स्थापित किया। 19वां क्वेश्चन, तक्षशिला विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? तो अशोक को भेजा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, बिंदुसार के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन थे? तो शुरुआत में बिंदुसार के टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। लेकिन बिंदुसार के टाइम पे, ज्यादातर टाइम पे जो प्रधानमंत्री रहे कौन? खल्लाटक। कौन? खल्लाटक। तो ये 20 क्वेश्चन हो गया हम लोगों का कंप्लीट। दोस्तों आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।